नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो फौजदारी धारा 200 में मजिस्ट्रेट से शिकायत के प्रावधानों से संबंधित है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 200 में मजिस्ट्रेट से शिकायत के क्या कुछ प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके जहन में चल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी परेशानी आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, सीआरपीसी की धारा 200 में मजिस्ट्रेट से शिकायत को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, इससे संबंधित कोई समस्या है या फिर और भी कोई कानूनी परेशानी है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर विकल्प हो सकता है कानूनी, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से प्रियांक त्यागी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। साथ ही रमेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं इलाहाबाद से, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत प्रियांक मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या कुछ कानूनी नियम कायदे कहते हैं सीआरपीसी 200 के तहत क्या अधिकार है मजिस्ट्रेट से शिकायत के? अक्षय जी, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना या अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके पास 2 अधिकार हैं। या तो वो अपनी कंप्लेंट पुलिस थाने में जाके पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकता है, या वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फॉर्म में, रिटर्न कंप्लेंट फॉर्म में एक जो है कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कर सकता है। जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल करेगा तो मजिस्ट्रेट जो है ऑन ऑथ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि मजिस्ट्रेट अपने ही हाथ से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जो भी उसने कंप्लेंट में अपने वर्जन दिए हैं उन वर्जन्स को वो रिटर्न में लेगा और उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सपोज उसके साथ मारपीट हुई है और उसका मेडिकल है तो उस मेडिकल को वो एनेक्सर बनाएगा। और मजिस्ट्रेट अगर लगता है कि इसके साथ, इस कंप्लेंट के साथ जिस व्यक्ति के साथ वारदात हुई है और उसके साथ और कोई अन्य लोग हैं तो वो विक्टिम जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है उन विटनेस को एज अ विटनेस प्रोड्यूस कर सकता है। और मजिस्ट्रेट जो है उन विटनेस की ऑन ऑथ स्टेटमेंट लेने के बाद ये कंसीडर करेगा कि जो कंप्लेंट विटनेस ने दी है वो प्राइमा फेसाई मेड आउट होती है, जो उसने एलिगेशन लगाए हैं एक्यूज पे वो मेड आउट होते हैं, तो वो समनिंग ऑर्डर करके एक्यूज को जो है समन इशू कर सकता है। चलिए, बिल्कुल, और भी हम इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ मनीषा जी जुड़ गई, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है मनीषा जी, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जी कि अगर हस्बैंड वाइफ में मतलब ना बनती हो और शादी को भी ज्यादा टाइम ना हुआ हो तो क्या लड़का लड़की से डिवोर्स मांग सकता है और उसको मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो उसके क्या बिहाफ क्या है उसका सर? क्योंकि वो तो लड़का मेरे को कभी कुछ कहता है, कभी मैं उनके घर में शादी करके गई, कभी वो मैं हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता, वो मुझे ड्रिंक वगैरह भी मेरे को जबरदस्ती क्या, पहले बोलते थे हम पीते नहीं, मेरे को जबरदस्ती पिलाते थे, मेरी जॉब भी छुड़वा दी। और सर मेरे को ना जबरदस्ती कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जाते, कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जाते। सर मैं आपसे क्या बोलूं, उसने मेरे लिए इतना गंदा बोला है सर, मैं
पर मैं भी ऐसे लड़के को फिर डिवोर्स नहीं देना चाहती। सर कोई ऐसा है कि मतलब जैसे मैं डिवोर्स ना देना चाहूँ तो उसमें मतलब मेरी कुछ हेल्प हो सकती है सर? चले बिल्कुल मनीषा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के मकसद से ही अपने इस खास पेशकश के माध्यम से मौजूद रहते हैं। रमेश यादव जी क्या जवाब देंगे, इनके पास क्या विकल्प बचता है? ये चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, तो इसको लेकर क्या ये कदम उठा सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, ये जैसे इन्होंने कहा कि लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं और दहेज भी मांगते हैं। हाँ। तो जो दहेज जो मांगते हैं, तो दहेज मांगना और दोनों वो एक तरह का वैसे भी जुर्म है दहेज अधिनियम के तहत। हाँ। और दूसरी बात यह है कि ये क्या चाहती कि ये डाइवोर्स ना हो और हम उसके साथ रहें जी। तो डाइवोर्स अगर ये नहीं चाहती हैं कि हम डाइवोर्स लें उसके साथ और उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हैं, तो बेहतर ये होगा कि जब जो इनको प्रताड़ित करे तो उस संबंध में अगर दिल्ली में रहती हैं तो संबंधित एक तो है भाई कि जो सामाजिक तौर पर होता है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं घर परिवार को, उनको आपस में मिलजुल करके एक बार समझाने का प्रयास करें। दूसरा है कि ये जब भी इनको प्रताड़ित करे तो उसकी शिकायत ये लिखित या फोन के द्वारा पुलिस में कर दें, एक चीज। और फिर अगर मारता पीटता है तो उसका मेडिकल वगैरह करा लें, और उसके बाद भी स्थिति नहीं बनती, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये जा सकती हैं, जिसमें बिना तलाक के इनकी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए राइट टू लिवलीहुड से लेकर राइट टू रेजिडेंस, यानी रहने का, और इनके जीवन के लिए जो जरूरतें हैं उसके लिए वो लायबल होगा। जी, दरअसल इनके साथ रमेश जी दिक्कत ये भी है कि ये डाइवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं, और मनीषा जी का ये कहना है कि जो परिस्थितियां उस हिसाब से एक साथ रहना मुनासिब भी नहीं है। तो क्या ये गुजारे भत्ते को लेकर क्या कुछ कदम उठा सकती हैं? और उसके साथ ही अगर एक ही छत के नीचे रहना चाहती हैं तो क्या इन्हें उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, अधिकार इस बात का मिलेगा कि एक ही छत के नीचे रहकर ये कानूनन लड़ाई भी लड़ सकें और गुजारा भत्ता भी न मिले? जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेक्शन 12 से लेकर 36 तक जो उसमें पूरा प्रावधान है, उसमें ही बेस्ट विकल्प, मतलब सबसे बेहतर कानूनी विकल्प इनके लिए वही है जी कि उसमें रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस भी है, राइट टू रिलीफ के बतौर कोर्ट अवार्ड करती है जो भी उसकी आमदनी होगी उसके अनुरूप, और नहीं भी आमदनी होगी अगर वो सक्षम है तो कोर्ट, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो माना जाता है कि आपका दायित्व है देने के लिए, आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हम साहब कमाते नहीं हैं। जी जी। न्यूनतम 5,000 10,000, बड़े शहरों में 10,000 तो होगा ही होगा। हाँ। तो इस तरह से वो यही बेहतर है कि आप उसमें उसके लिए जो भी, अगर उसके पास घर है, मकान है इनके हस्बैंड के पास, तो उसमें इनको रहने के लिए, या फिर जहां भी वो किराए पर रह रहा तब भी इनका रहने का, और ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि संबंधित पुलिस को कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देती है कि इनके जीवन की सुरक्षा हो और रहने के लिए इनका इंतजाम किया जाए। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मनीषा जी का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक ज़रूर पहुंचा होगा, और ये उम्मीद भी करते हैं कि पहले तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इस तरह के विवाद को अगर आपस में सुलह समझौते के आधार पर सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके तहत आपको निश्चित तौर पर राहत ज़रूर मिलेगी। एक और दर्शक आफ्ताब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी आफ्ताब जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ हेलो जी। हाँ ये कह रहे थे कि हम लोग 3 भाई हैं जी। 3 भाई में एक भाई की औरत को हमारे पिताजी ने एक जमीन दे दिया है जी। और उसमें हम लोग का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रियांक क्या जवाब देंगे? अगर आपके पिताजी ने आपके एक भाई की पत्नी को एक हिस्सा दे दिया है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस जमीन का हिस्सा आपके पिताजी ने दिया है, क्या वो जमीन उनकी सेल्फ एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आपके भाई की मिसेस को दे दिया है तो उसका राइट बनता है, और अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो आपके पिताजी का पूरा राइट है, एब्सोल्यूट राइट है कि या तो वो तीनों बच्चों में बांटे, या वो किसी भी एक बेटे को या किसी भी एक बेटे की पत्नी को या किसी भी थर्ड पर्सन को वो सेल आउट कर सकते हैं, उसके नाम जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। आफ्ताब साहब, इस बात का जवाब दीजिए
ये जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि एक भाई की बहू को उन्होंने दे दी है, वो आपके पिता की स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति थी या फिर पूर्वजों की है? नहीं, वो खुद की कमाई हुई खरीदे हुए। ठीक, प्रिया। और आपके भाई जीवित हैं जिनकी पत्नी को शेयर दिया है? हैं? जिस आपके भाई वो की भाई जीवित हैं जिनकी पत्नी को ये प्रॉपर्टी दी गई? नहीं, जीवित नहीं है। हाँ, तो आपके पिताजी का अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है कि वो किसी को भी कितना भी शेयर दे सकते हैं अगर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आफ्ताब साहब का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। इसमें ये भी एक चीज देखना होगा कि क्या जी रमेश जी, उन्होंने जो प्रॉपर्टी में क्या उन्होंने इनको विल किया था या फिर उनके खिलाफ रजिस्ट्री कर दिया। अगर ये सब नहीं, ऐसे ही दे दिया कि भाई तुम अपना जीवन यापन करो, तो तब तो उनके पिताजी के मरने के बाद शेयर बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्री हो गई है या उनके लिए बिल कर दिया है तो फिर उसके आधार पर वो अपना म्यूटेशन करके प्राप्त कर लेंगी। आफ्ताब साहब, इस संबंध में जानकारी है आपके पास? क्या रजिस्ट्री हो चुकी है? हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, तो रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन हाँ, की तो भी नहीं प्रोसीजर मिलेगा, पूरी हो चुकी फिर होगी, वो उनका दाखिल खारिज हो absolute चुका right है। होगा। जी जी, चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आफ्ताब साहब का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक पहुंच चुका होगा। और अपने दर्शकों से भी हम साथ साथ में अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज का जो विषय है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, साथ ही फोन लाइन्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं रमेश यादव जी आपके पास ही आऊँगा। साक्ष्य और गवाहों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में, जिस पर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 200 में क्या शिकायत के प्रावधान है, इसमें क्या भूमिका साक्ष्य और गवाहों की? जी अच्छा जी, जुडिशियल क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में हमारे यहाँ जो भी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा आधारित ही है साक्ष्य, और साक्ष्य में दोनों तरह के ओरल एविडेंस और साथ साथ दस्तावेजी साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जितने भी तरीके के साक्ष्य हो सकते हैं वो क्योंकि उसके बिना पर ही हम किसी को दोष मुक्त या दोष सिद्धि होती है, कन्विक्शन या एक्विटल किया जाता है। थोड़ा सा अगर जहां तक ये कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट 200 के तहत मजिस्ट्रेट से जो कंप्लेंट केस है, जिसको बोलचाल की भाषा में इस्तगासा भी बोलते हैं, जी जी, तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली होता क्या है कि जो पूरा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा इस बात पर आधारित है कि जब कोई अपराध होता है, हमारे खिलाफ कोई अपराध हुआ, तो हम उसके लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो स्टेट की एजेंसी के बतौर पुलिस के यहाँ हम जाते हैं, जहां तहरीर देते हैं, सूचना देते हैं और एफआईआर लॉज होता है। यदि वो लॉज नहीं होता तो 156(3) के तहत हम संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं। फिर वो अंततः वो आदेश करता है कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए, फिर चार्जशीट आती है। एक रास्ता वो होता है। दूसरा, ये 200 के तहत जो परिवाद है, कंप्लेंट जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं विशुद्ध रूप से जुडिशियल तरीका है, जुडिशियल रूट है, एक अलग रूट ही है अलग जी। और इसकी ओरिजिन वहां से होती है जब सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को इम्पावर्ड किया गया है संज्ञान लेने के लिए। मजिस्ट्रेट कोई भी अपराध है उसका संज्ञान कुछ अपवादों को छोड़ करके मजिस्ट्रेट ही सशक्त होता है हर तरह के अपराध का। तो जब वो संज्ञान लेता है तो 190(3) में 3 आधार बताए गए हैं कि किसी अपराध के बारे में वो कैसे संज्ञान लेगा। पहला है कि पुलिस रिपोर्ट पर, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चालानी रिपोर्ट भेजती है, एक वो है। दूसरा है परिवाद पर, और तीसरा उसमें है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस विषय में बताया जाए हुए जो अपराध हुआ है, या स्वप्रेरणा से उसने खुद अपराध को होते देखा है, स्वप्रेरणा से वो ले सकता है। तो परिवाद वाला जो दूसरा पहलू है वो परिवाद, वहीं से परिवाद की उत्पत्ति होती है और फिर वहां से परिवाद की डिफिनीशन जो है सीआरपीसी में 2D में, ऐसा कोई अभियोग या इल्जाम किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसको आप जानते हैं नहीं जानते हैं घटित हुआ है, वो और उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए आप मजिस्ट्रेट से जब करते हैं तो उसी को परिवाद कहते हैं। अब सवाल होता है कि परिवादी कौन हो सकता है। परिवादी के लिए भी पहले तो यह था कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वही परिवादी होगा, लेकिन 1985-86 में एक AR अंतुले का सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में जो
लोकल मतलब लोकस स्टैंडा यानी सुने जाने का जो अधिकार है वो बहुत फॉरेन टाइप का होता है, क्योंकि अपराध कई परिस्थितियों में घटित होते हैं, तो इसलिए केवल आप परवादी से कंप्लेनेंट से लेकिन मामला अगर संज्ञेय हो तो उन परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका क्या हो जाती है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्रियांक, आपने जिस तरह से बताया कि धारा 156(3) का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तो उसी कंडीशन में होगा ना कि जब पुलिस आपकी फरियाद को नहीं सुनती है, अनसुना करती है, उन्हीं परिस्थितियों में तो फिर इस धारा का इस्तेमाल करते हैं लोग। नहीं, अगर किसी व्यक्ति जी, एक तो वो हमने कहा ना कि 156(3) के तहत जब पुलिस आप पे बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही है तब होता है। दूसरा ये है कि ये अलग रूट है, किसी मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया, इसके बावजूद भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जब वो मामला आगे बढ़ता है और उधर चालानी रिपोर्ट आती है, दोनों मर्ज कर जाता है, फिर वो ट्रायल एक साथ चलेगा या मर्ज करके चलाया जाएगा ट्रायल। लेकिन ये एक अलग रूट ही है जिसमें आप सीधे मजिस्ट्रेट यानी सीधे न्यायालय की शरण में ही आते हैं, आपके खिलाफ जो अपराध घटित हुआ है उसको लेकर के। ठीक है। और फिर वो मजिस्ट्रेट जी, हेलो जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अच्छा जी, जैसा कि जी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, जैसा कि आपने एक बात बीच में सवाल में ये कहा कि साक्ष्य और गवाहों, तो यहाँ यही अंतर है। आमतौर पर जो पुलिस की रिपोर्ट पर होता है, कॉग्निजेंस के बाद ट्रायल्स, वो वहां पर पहले कॉग्निजेंस ले लिया जाता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। यहाँ पर एविडेंस वगैरह मांगे जाते हैं। यहाँ दूसरी तरीके, यहाँ 200 में ही कॉग्निजेंस जब आपने लिखित कंप्लेंट कर दी तो मजिस्ट्रेट ने एक तरह से कॉग्निजेंस ले लिया, फिर वो आगे बढ़ता है और 200 में बयान दर्ज करता है कंप्लेनेंट का, ये जानने के लिए क्या पर्याप्त आधार है कि नहीं है। फिर वो 202 के तहत 201 में अगर उसको लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है या वो जो अपराध है, जो अपराध की प्रकृति है, उसको संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है, तो किसी और दूसरे वजह जहां सक्षम कोर्ट होगी वहां भेज देगा। नहीं तो फिर वो 202 में फिर से इस अपराध के बारे में जो हुआ है उसकी असलियत को पता लगाने के लिए कि पर्याप्त और एविडेंस जुटाए, वो इंक्वायरी करता है, उसमें 202 का गवाहों के बयान लेता है। और उसमें उसको ये भी पावर है मजिस्ट्रेट को, अगर लगता है कि अपराध इस प्रकृति का है कि हम स्वयं इसकी जांच करके पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाते, तो संबंधित पुलिस एजेंसी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिसको समझता है उपयुक्त रूप में, वो उसको आदेशित कर सकता है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करो मेरे सामने। तब वो फिर जब उसको लगता है कि हाँ पर्याप्त आधार है, तो 203 में ना होने पर 203 में खारिज करता है, और रहता है तो वो 204 में आदेशिकाएं प्रोसेस इशू कर देता है। चलिए, बिल्कुल मजिस्ट्रेट की पावर्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास पावर क्या होती है। लेकिन प्रियांक, एक चीज और कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं तो उनमें तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भले ही वो उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो ना आता हो, लेकिन वो इस तरह के मामलों को संज्ञान में ले सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस महकमे की तरफ से फरियाद नहीं सुनी जाती तो किस तरह की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की ओर से हो सकती है? क्या शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है या फिर किस तरह की प्रक्रिया है अगर लापरवाही पुलिस स्तर पर होती है? असल में पुलिस स्तर पे कोई लापरवाही होती है तो उसके तहत जो है, जो विक्टिम है जिसके साथ घटना घटित हुई है, वो 156(3) में मजिस्ट्रेट का एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और 156(3) के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट जो है कंसर्न थाना जो है वहां से रिपोर्ट तलब कर सकता है, स्टेटस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। और स्टेटस रिपोर्ट के अध्ययन करने पर अगर उसको लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन डाउन है या इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, तो वो SHO कंसर्न थाने को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद या तो आप FIR रजिस्टर्ड करें या जो है मजिस्ट्रेट को फर्दर इन्फॉर्म करें कि क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं आपको FIR रजिस्टर करने में। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, अगर IO की रिपोर्ट आ जाती है कि ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR मेड आउट नहीं हो पा रही है, तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो SHO को डायरेक्शन दे सकता है FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए। और मजिस्ट्रेट को ये भी पावर है कि वो 156(3) को 200 सेक्शन 200 CRPC की कंप्लेंट के तहत तलब कन्वर्ट भी कर सकता है। क्योंकि असल में क्या है, मेन यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई है और रूटीन में देखा गया है कि पुलिस जो है टामाटोल करती है FIR लिखने में और विक्टिम सफर करता है, तो वो जब भी न्यायालय की शरण में जाता है
तो सेक्शन 200 और 156(3) का बनाने का तात्पर्य यही था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो रही है तो उसका संज्ञान लेकर जो है कोर्ट उस अपराधी को तलब करवा सकती है। हाँ, अब ये देखना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट ना दे और कोई निर्दोष व्यक्ति तलब ना हो जाए, तो इसी के लिए सेक्शन 200 में 202 का प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई विक्टिम है और उसका कोई गवाह है जिसने उसको सपोर्ट किया है या उस ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है और जो गवाही दे सकता है, तो ऑन ऑथ स्टेटमेंट देगा मजिस्ट्रेट के सामने, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फाइल करेगा। इस सब चीज को कंसिडर करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई केस मेड आउट हुआ है, तो वो समनिंग ऑर्डर इशू करके। बेस्ट ऑप्शन क्या है, पुलिस कंप्लेंट या सीधा मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट अगर होती है? देखिए, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है आपकी, तो सारा बर्डन जो है पुलिस के ऊपर आ जाता है। सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, 161 के बयान लेगी, आपके ऑफेंस जहां हुआ है उस स्पॉट को वहां पे नजदीक करेगी, जो गवाह वहां पे थे उनसे उनकी विटनेस लेगी। लेकिन अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो सारा बर्डन जो है वो विक्टिम के ऊपर होता है। विक्टिम को ही अपने एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं, विक्टिम को ही अपने विटनेस प्रोवाइड करने होते हैं और विक्टिम को ही ये सेटिस्फाई करना होता है कोर्ट को कि हाँ, मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है। सेटिस्फाई होने के बाद ही मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को जो है समन इशू करेगा। और यहाँ एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ प्राइमरी फेसाई डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है एक्यूज को तलब करने के लिए, साक्ष्य उस लेवल के नहीं है कि हाँ ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो वो 203 के तहत जो है आपकी कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। अगर कंप्लेंट डिसमिस करता है तो आपके पास रेमेडी है कि विद इन 90 डेज आप सेक्शन 397 सीआरपीसी के तहत सेशन कोर्ट में जो है उसकी रिवीजन फाइल कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक राजेश जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी, अपना सवाल कीजिए। चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं रमेश यादव जी, बड़े संक्षेप में एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि इसमें सजा को लेकर क्या कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि अगर लापरवाही किसी भी स्तर पर होती है तो क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और मजिस्ट्रेट के पास पावर क्या होती है? नहीं, सजा किस तरह से, जो अगर ऑफेंस का जिसका वो ट्रायल करेगा जी नहीं, तो सजा का प्रावधान वही है जो सजा आमतौर पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट केस में भी जो ट्रायल करेगा, ट्रायल के लिए उसमें 244 से लेकर के 248 तक प्रावधान है। सजा वही होगी। सजा तो आमतौर पर सीआरपीसी में हर अपराध के लिए और आईपीसी में तय है, या जो भी स्पेसिफिक अगर कोई एक्ट है जो अप्लाई हो रहा है तो उसमें जो अपराध का प्रावधान किया गया है, अपराध सक्षम मजिस्ट्रेट उसके लिए सक्षम है, वो सारे प्रोविजन वही उसी तरह लागू होंगे जो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रायल होता है। कानूनी तौर पर अगर हम कहें तो निश्चित रूप से कंप्लेंट केसेस ये जो रूट है अपराध के खिलाफ न्याय तक पहुंचने का, कानूनी रूप से ज्यादा ये सक्षम मुझे लगता है। अब ये अलग बात है कि व्यवहारिक तौर पर चूंकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह का जो प्रोसेस है, अपराध की जो प्रकृति होती है, पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो वो ज्यादा सुविधाजनक लगता है। कानूनी रूप से ज्यादा बिल्कुल इसीलिए इस चीज को आज समझना भी बेहद जरूरी था कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अगर मजिस्ट्रेट के पास आप शिकायत करने के जाते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ नियम कायदे कहते हैं। हालांकि आप पुलिस के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो आप मजिस्ट्रेट के मार्फत भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन तब जिम्मेदारी हो जाएगी अपील करने वाले पर कि साक्ष्य और गवाह उसे बताने होंगे कि उसके पास क्या सबूत इस मामले से जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ। 202 में मजिस्ट्रेट को है, ठीक सर, 202 में मजिस्ट्रेट को ये है, अगर आप समझा ले जाते हैं कि साहब हम नहीं एविडेंस जुटा पा रहे हैं, अपराध इस तरह का है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को वहां पर भी चले, फिर वो आईओ की नियुक्ति यानी कि कुल मिलाकर कर सकता है, किसी को जांच अधिकारी बता सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी।